गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो प्रकाश का अपवर्तन है और प्रकाश के अपवर्तन में हमने डिटेल्स में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, समझाया है। बट आज के इस क्लासेस में हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। जब भी आपको किसी टॉपिक में डाउट हो जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उसमें हमने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन का भी हम एक क्लासेस लेकर के डाल रहे हैं, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर का रेफरेंस ले लें और फिर जो भी ऑब्जेक्टिव हो, अदरवाइज जिस टाइप का क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। और सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बेसिस है कि मुझे स्लाइड्स और नेरिस्ट को क्रैक करना है। उसी पॉइंट्स ऑफ व्यू से मेरे सारे मटेरियल जो है अभी मैं बना रहा हूँ। तो आज इसमें अगर फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको रिवीजन करना हो तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ आज आपके पास लेकर के आए हैं। तो पहला ये चीज़ है, फर्स्ट, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे रूप से प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब भी एक मीडियम से, एक माध्यम से, जैसे ग्लास में, शीशे में ग्लास ले रहे हैं और एक माध्यम से जब प्रकाश उस ग्लास में जाती है, उस कांच में जाती है और फिर उस कांच से जब दूसरे माध्यम में आती है तो अपने पाथ से वो हट जाती है। वो अपने पाथ में नहीं रहती, या तो आगे या तो पीछे, ऐसे वो आगे पीछे हट जाती है। उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विरल माध्यम, मतलब विरल माध्यम वो होता है जो ज़्यादा, जिसका घनत्व तो कम होता है उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, और जिसका घनत्व तो ज़्यादा होता है उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। जब भी विरल से सघन में जाएंगे, जब भी विरल से सघन में जाएंगे तो अविलंब की तरफ वो मुड़ जाएगी, झुक जाएगी, और जब सघन से विरल माध्यम में जाएंगे तो अविलंब से वो दूर हो जाएगी। प्रकाश की किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े, यानी बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। जिस भी सरफेस पे, जिस भी जो एक माध्यम पे, जैसे कि हवा से अगर प्रकाश पानी में जा रहा है तो अगर पानी के ऊपर वाले सरफेस पे अगर वो लंबवत आता है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, वो सीधे उसी दिशा में निकल जाती है। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, जो चीज़ हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था आपको। पहला है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब सभी एक तल पे होता है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब सभी एक बिंदु पे ही रहता है। प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी रंग के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है, मतलब फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब ये हो गया कि अगर प्रकाश में हमने लाल रंग का किरण ले लिया है तो लाल रंग में प्रकाश जब लाल रंग से जो आ रहा है तो उसका आपतित कोण और परावर्तित कोण का जो अनुपात होगा, वो अनुपात जो होगा वो हरदम फिक्स होगा, नियत होगा, वो चेंज नहीं होगा। उसी तरह से अगर लाल की जगह आप हरा ले रहे हैं या लाल की जगह कोई और भी कलर ले रहे हैं तो आपतित किरण और आपतित एंगल, आपतित कोण और परावर्तित कोण का जो अनुपात है वो कभी चेंज नहीं होगा। और इस नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए साइन आई बाई साइन आर का मान जो हो, मान पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो पहले माध्यम में जो एंगल होगा वो आई से दिखाते हैं, दूसरे माध्यम में जब वो अपवर्तन हो करके दूसरे माध्यम में आता है तो उस जो कोण को आर से दिखाते हैं। तो आई हो गया आपका आपतित कोण और ये हो गया आपका अपवर्तित कोण। तो साइन के साथ जब हम दोनों कोण का जो मान निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं,
अनुपात निकालते हैं तो ये जो अनुपात का जो मान आता है वो पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांकों को और थोड़ा सा चीज़ों को हम समझे कि अपवर्तनांक हम लोग निकालते क्यों हैं, तो अपवर्तनांक से ही हमको समझ में आता है कि कौन सा माध्यम ज़्यादा विरल है, कौन सा माध्यम ज़्यादा सघन है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आपका सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो ज़्यादा विरल होगा। अब यहाँ पर उसको n से दिखाते हैं, जो अपवर्तनांक निकलता है वो n से दिखाते हैं, n = sin i by sin r। अगर दोनों माध्यमों में पहला माध्यम शून्य या निर्वात हो तब दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मान लेते हैं कि हवा से अगर हम पानी में सूर्य की प्रकाश या कोई भी किरण आ रही है तो पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो अपवर्तनांक को हम लोग कहेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में ये जरूरी है कि प्रकाश की किरण जो है वो हवा से या शून्य माध्यम से या निर्वात माध्यम से किसी सघन माध्यम में आ रही हो। तो सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक हो जाएगा उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। प्रकाश की चाल के पद में किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो उसमें n = निर्वात में मतलब हवा में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में आ रहा है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा अपवर्तनांक जिसमें कि ये प्रकाश जा रहा है, ये उसका अपवर्तनांक हो जाएगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। पानी में प्रकाश की चाल जो होती है अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है, हवा में प्रकाश की चाल अलग होती है। प्रकाश शून्य या निर्वात में सबसे तीव्र गति से चलता है और शून्य और निर्वात में याद रखिएगा प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर/सेकंड होता है। यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो, एक माध्यम लिया, मान लिया पानी लिया और दूसरा माध्यम लिया हमने कांच लिया, तो पानी का अपवर्तनांक है वो कांच से कम है, कांच के अपवर्तनांक से कम है। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से ग्रसाक्तः संघन कहते हैं। मतलब ये हो गया कि दूसरा माध्यम जो है पहले माध्यम से ज़्यादा संघन है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेंसर, प्रकाशत संघनन कहा जाता है, या पहले माध्यम को दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशतः विरल माध्यम कहा जाता है। अब आते हैं अगले में। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, क्योंकि अपवर्तनांक कम होने से वो माध्यम विरल हो जाएगा और विरल माध्यम में प्रकाश तेजी से चलेगी। अपवर्तनांक ज़्यादा होने से वो माध्यम जो होगा वो सघन हो जाएगा और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। किसी आयताकार कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। पहला वायु कांच अंतरपृष्ठ पर और दूसरा कांच वायु अंतरपृष्ठ पर। मान लेते हैं कि कांच अगर हमने एक ले लिया है ग्लास, जैसे कि पेपर वेट ले लेते हैं, तो जो प्रकाश से पहले वायु से कांच में आती है और कांच से फिर वायु में दोबारा वो निकल जाती है। तो वही यहाँ पर चीज़ बताया जा रहा है। निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। तो इसका मतलब हो गया कि वायु में जिस एंगल से प्रकाश आई थी, अपवर्तन के बाद जब दोबारा प्रकाश फिर वायु में आएगी तो उसी एंगल से वो कोण से बाहर निकल जाएगी, परंतु वह पार्श्विक रूप से विस्थापित हो जाएगी। लेकिन वो जिस एंगल से आ रही थी
उस कोण से दोबारा उस कांच से नहीं निकलेगी, वो अपने पाथ को छोड़ करके कुछ और पाथ से निकल जाएगी, दोनों के बीच में गैप हो जाएगा। जो पहले जो इसका जो दिशा था और जो कांच या ग्लास से निकलने के बाद जो दिशा होगी, दोनों के बीच में वो दूरी हो जाएगी। इसी दूरी को हम लोग कहते हैं पार्श्विक रूप से विस्थापित, जो हमने क्लास में बताया था कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी इसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट अगला है अगला जो है आपका आयताकार कांच की सिल्ली मतलब स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। जो पीछे अभी मैंने उसी टॉपिक में बताया कि प्रकाश जिस भी कोण से आ रही थी किसी कांच के स्लैब पे, और जब इससे परावर्तित होकर दोबारा जब अपने माध्यम में आएगी, हवा में थी, कांच में आई, फिर हवा में आएगी, तो सेम उसी डायरेक्शन में नहीं जाए, सेम उसी पाथ में नहीं जाएगी, यहाँ पर उसका पाथ चेंज हो चुका होगा। अब ओरिजिनल पाथ और जो अभी का पाथ है, इनके बीच की दूरी को ही हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लेंस प्रायः दो गोलीय सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कि कांच का एक टुकड़ा होता है, जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो, कम से कम एक सतह गोलाकार हो, एक सतह सीधा भी हो सकता है, दोनों भी वक्र हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सतह आपका वक्र जरूर होना चाहिए, तब हम उसको लेंस कहेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल जिसको कि हम लोग अभिसारी कहते हैं, और दूसरा होता है अवतल जिसको कि हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस का पृष्ठ या सतह जिस गोले का अंश होता है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेंस का पृष्ठ मतलब आगे का भाग या सतह जिस गोले का अंश होता है, जो हमने लेंस जैसे उत्तल लेंस ही काट रखा है, तो उत्तल लेंस जो होगा एक गोले का भाग होगा, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही जो लेंस काट के हमने हटाया है, उस लेंस की वक्रता केंद्र उसी को कहेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य अक्ष के समांतर तथा उसके निकट की आपतित सभी किरणें लेंस से होकर गुजरने के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या जिस बिंदु पर अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। अगर समानांतर किरणें सभी किरणें आ रही हैं और अगर लेंस पे आती हैं, तो लेंस पे अगर उस साइड जा रही है, दूसरे लेंस के दूसरे साइड में जा रही हैं, तो वो एक पॉइंट पे आकर के मिलती है, और अगर वो यहाँ से हो करके बाहर के साइड में निकल जाती है, जैसे कि हम लोग अवतल जो लेंस में देखते हैं कि बाहर के साइड में निकल जाती है, तो उसमें जब रे को हम लोग पीछे लेके आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि वो एक पॉइंट से निकल करके बाहर के साइड में जा रही है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। मुख्य अक्ष जो होता है लेंस के जिस पॉइंट से होते हुए क्रॉस करता है, वो पॉइंट, वो बिंदु को ही हम लोग मुख्य वक्रता केंद्र को मिलाने वाली मुख्य अक्ष जो होती है। मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र, जो अभी हमने बताया कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष जो है मिलकर के लेंस पे जो एक लंबवत रेखा खींची जाती है, वो जो है वो वक्रता केंद्र से होती हुई मुख्य अक्ष से होती हुई और मुख्य बिंदु होती है। लेंस की फोकस दूरी जो हम निकालते हैं वो प्रकाश का जो केंद्र है, जो लेंस के बीचों बीच का पॉइंट है, एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है। अगर हमने सपोज ये लेंस बना लिया, तो लेंस का ये जो पॉइंट है, बीच का पॉइंट, वो हो गया मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होगी हरदम धनात्मक होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी हरदम ऋणात्मक होगी। आंकिक प्रश्न के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको याद रखना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरने वाली सभी किरणें लेंस के दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलने पर अपनी पूर्व दिशा के समानांतर हो जाती है, वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरने वाली सभी किरणें लेंस के दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलने पर अपने पूर्व दिशा के समानांतर हो जाती है, वह बिंदु लेंस का प्रकाशित केंद्र कहलाता है। लेंस के मुख्य फोकस दो होते हैं, एक लेंस के लेफ्ट साइड में होता है और एक लेंस के राइट साइड में होता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी या काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसका जो अनुपात निकालते हैं उस अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई आवर्धन कहलाती है। आवर्धन को m से दिखाते हैं और आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बन रहा है। अगर आवर्धन m का मान ऋणात्मक है तो आपका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और यदि वो रियल है यानी रियल है, क्योंकि जितने प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वो सब सारे वास्तविक होते हैं, और जितने प्रतिबिंब सीधे बनते हैं वो सारे जो हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो m जो होगा वो धनात्मक होगा। जब प्रतिबिंब आपकी उल्टी बनेगी मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब आपकी जो होगी तो आवर्धन धनात्मक होगा। और m जो है ऋणात्मक होने का मतलब आप यहीं से ये समझ लीजिए कि प्रतिबिंब यहाँ पर सीधा बनता है। प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक हो गया, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन आपका जो होगा वो ऋणात्मक होगा। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता के लिए थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ये बताएंगे आपको यहाँ पर कि लेंस की क्षमता जब आप निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, उसकी फोकस दूरी, पहले तो लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती यानी व्यक्त की जाती है, मतलब P = 1/f। लेंस की क्षमता = 1/, फोकस दूरी। लेकिन फोकस दूरी जो होगा हरदम आप मीटर में रखेंगे। जब भी लेंस की क्षमता निकालेंगे तो फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो उस सेंटीमीटर को हटा करके आपको मीटर में रखना है, तभी लेंस की क्षमता आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, सही मात्रक, वो होता है डायोप्टर या पर मीटर। दो यूनिट होते हैं, इकाई होती है, पहला होता है डायोप्टर या अदरवाइज पर मीटर। उत्तल या अभिसारी दोनों एक ही लेंस है, उत्तल का है या अभिसारी लेंस का है, तो इसका जो पावर और क्षमता होती है धनात्मक होती है, और अवतल या अपसारी लेंस की क्षमता हरदम ऋणात्मक होती है। फिर बता रहे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उत्तल या अभिसारी लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, अवतल या अपसारी लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने ये समझा कि प्रकाश के अपवर्तन को फास्ट ट्रैक रिवीजन में करना हो तो कैसे कर लें। अब इसके बाद जो अगली क्लासेस होगी वो इनसे संबंधित जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो स्लाइड और नेरिस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस होंगे, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।